हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम आ गए हैं वापस से लौटकर। हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है। विलियन की क्लासेस हम कर रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए। भाई आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी, जिसे हम नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता क्या होती है बड़े ही प्यार से समझने वाले, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था भाई मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, और उनकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी बहुत ही सिंपल वे में। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो हमने क्या कहा था भैया, जब हमने मोलैलिटी की बात की थी, किसकी? मोललता की। इधर मोललता की बात कर लेते हैं, इधर हम मोलरता की बात कर लेते हैं, है ना। दोनों को एक बार समझ लेते हैं जिससे कि नॉर्मलता को भी बहुत अच्छे से समझ सके। भाई हमने कहा था मोललता के लो मोलरता में क्या अंतर था। सर हमने मोललता की बात जब की थी तो हमने कहा था हमें क्या करना है, पहले लेना है सर विलयन बनाना, तो विलायक तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, हमें क्या लेना पड़ेगा? विलायक। और वो भी कितना लेना पड़ेगा? 1 किलोग्राम। अगर आप 1 किलोग्राम विलायक लेते हो और उसमें आपको क्या मिलाना है भाई, उसमें आपको मिलाना है विलय, जिससे क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो विलय के भैया कुछ ना कुछ मोल से मिलाएंगे, उन मोलों की संख्या को ही हमने क्या कहा था? मोललता कहा था। डेफिनेशन हमने सीधी सीधी बोली थी। क्या बोला था भैया? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। समझ लिया था ना। चलिए आगे आ जाइए। यहीं पर हमने बात की थी सर मोलरता की। तो मोलरता भाई किसकी बात की थी हमने? मोलरता। मोलरता की क्या बात की थी सर? मोलरता में हमने ये कहा था हमें क्या करना भैया, विलायक ले लीजिए। विलायक सर हमने ले लिया, हमने क्या ले लिया यहाँ पर? विलायक। और सर विलयन बनाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा अपन को? हमें मिलाना पड़ेगा विलय। हमने यहाँ पर मिला दिया भैया विलय। तो विलय के कुछ ना कुछ तो मोल्स मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे। सर यहाँ पर विलयन कितना लिया है? यहाँ पर हमें विलयन लेना है 1 लीटर विलयन। जो पूरा विलयन बना है उसका कितना लेना है? 1 लीटर। तो हमने यहां पर यह कहा था कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। एक बार फिर से प्यार से दोनों को समझ लो, फिर उसके बाद तीसरे पे चलेंगे। भाई जब हम मोललता पढ़ रहे थे तो मोललता में हमने कहा था क्या कहा था भैया? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और यहां पर हमने कहा था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले नॉर्मेलिटी की, कि नॉर्मलता हमारा क्या होता है। चलिए भाई, इतनी बातें तो हमने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। भाई आपको पता है ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, और 7 लेक्चर हो चुके हैं तो भाई बहुत सारी चीजें हम उसमें पढ़ चुके हैं। ये हमारा कंसंट्रेशन पार्ट का लास्ट लेक्चर है ना। इसके बाद फिर हम विलेयता पढ़ेंगे। विलेयता के बाद जैसे राउल्ट का नियम होता है ना, आदर्श अनादर्श विलयन होते हैं, स्थिरघाती विलयन होते हैं, अड़संग के गुणधर्म होते हैं, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आगे आगे, है ना। चलिए इसमें हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी की। भाई नॉर्मेलिटी को कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम टाइप से इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे हमने मोलरता को किया था वैसे हम इसको करने वाले हैं। करना क्या है सर? आपको एक पात्र लेना है अपने घर में कोई सा भी, इसमें मिलाने ना आपको विलायक। विलायक मतलब जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए भैया। क्या लेना है आपको? विलायक। ठीक है सर, विलायक ले लीजिए। विलयन बनाना है तो कोई ना कोई तो विलय मिलाना पड़ेगा भैया, मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मिलाना पड़ेगा। हमने मिला दिया इसमें विलय। तो जब विलय मिला दिया तो हमारा पूरा विलयन बन जाएगा। अब ये जो विलयन बना है, इस विलयन का कितना लेना भैया? 1 लीटर। जैसे हमने मोलरता में लिया था वैसे ही हमने नॉर्मलता में ले लिया है। भाई हमने क्या ले लिया? विलयन को 1 लीटर ले लिया। अब अगर हम मोलरता की बात करें तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं भाई 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों को, भाई अगर विलय के मोलों की संख्या उसे क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं इस कंडीशन में। लेकिन अगर मैं विलय के मोल ना देखूं, विलय के मोल की जगह क्या देखूं भाई? ग्राम तुल्यांक, जिसे हम EQ से दिखाते हैं। क्या देंगे हम? ग्राम तुल्यांक। भाई उनको हम कहते हैं नॉर्मलता। एक बार फिर से डेफिनेशन समझ लेते हैं। भाई डेफिनेशन के हम ये कह रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं भैया? नॉर्मलता कहते हैं। क्या है हमारा? ग्राम तुल्यांक। आप कहोगे सर ये ग्राम तुल्यांक क्या है? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बिल्कुल आएगा।
मोल्स के बारे में जैसे हमने जाना वैसे हम ग्राम तुल्यांक के बारे में जान लेंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो पहले हमारा कार्य ये है, हमारा कर्तव्य ये है कि भाई हम पहले नॉर्मलता की डेफिनेशन को लिख लें। भाई डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी सर? हमारी डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी, क्या बोल सकते भाई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। भाई लिख लीजिए, क्या बोलेंगे हम, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भैया? नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो भाई नॉर्मलता की डेफिनेशन सीधा सीधा लिख लिया सर। नॉर्मलता क्या होती है भाई? किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। सही है। अब सर हमारे पास एक और चीज है, पहले हम फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, सर नॉर्मलता जो है हमारी, सर नॉर्मलता जो है वो किसके बराबर है भाई? वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? ग्राम तुल्य, और वो भी किसके? विलेय के। तो ये क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांक। ठीक है भाई, विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टे क्या हो जाएगा सर? बट्टे हो जाएगा हमारा विलयन का आयतन। यहाँ पर क्या हो, जैसे मोलरता में लिखा ना वैसे हम कर देंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हमने कर दिया। सर आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, क्या? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन, वो भी किस में हो जाएगा? लीटर में। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सर। अगर हम डिजिट में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों से, ग्राम तुल्यांक किससे करना है? EQ से। सर EQ लिख दिया हमने। बट्टे क्या हो जाएगा सर? बट्टे हो जाएगा विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को हम किससे करेंगे? V से, और वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N = EQ/V। सिंपल है सर। इसके साथ ही अगर मान लीजिए हमारा जो आयतन है वो लीटर में नहीं है सर, लीटर की जगह अगर मान लीजिए मैंने ml में ले रखा है, मिलीलीटर में ले रखा है, तो मैं कैसे करूंगा? तो सिंपल सी, अब तक तो समझ में आ गया होगा क्योंकि पिछले कई लेक्चर में हम कर चुके हैं। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? EQ/V। अगर आपका ml में दे रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। जैसे मोलरता और नॉर्मलता में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। जब हम मोलरता की बात करते हैं, हम बोलते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। भाई अगर इसके बाद बात करें, अगर इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, सर मात्रक क्या होगा ये बता देते हैं। अगर हम नॉर्मलता का मात्रक पता करना चाहते हैं तो भाई फॉर्मूला हमारा क्या है? नॉर्मलता क्या होता है? ग्राम तुल्यांक की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, किस में? लीटर में। तो भाई यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां से हम लिख सकते हैं इसकी जो मात्रक है, क्या लिखेंगे भाई? इसका मात्रक हो जाएगा भाई ग्राम तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट, और ये क्या? लीटर हो जाएगा। इनवर्स ऊपर जाएगा, लीटर इनवर्स में हो जाएगा। इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, है ना? इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में लिखेंगे तो ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा भाई? मात्रक हो जाएगा। और इसको हम एक और से दिखाते हैं, इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। इसके मात्रक क्या कर सकते हैं? नॉर्मल। जैसे मोलरता पढ़ा था सर, मोलरता का मात्रक था मोलर, मोलरता का मात्रक था मोलर, वैसे नॉर्मलता का मात्रक हो जाएगा नॉर्मल। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सर इसके अलावा एक पॉइंट और, ये भी आयतन ताप पर निर्भर करता है। नॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि भाई नॉर्मलता है, मोलरता है, दोनों में क्या आ रहा है भाई? दोनों में आ रहा है हमारा आयतन, और जहां आयतन है वहां पर हमारा क्या होगा? अगर आयतन हमारा है तो वो हमारा ताप पर निर्भर करता है, तो मोलरता भी ताप पर निर्भर करती है, और
क्या आपकी नॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है। इससे पहले मोलंस पढ़े थे हमने, मोललता पढ़ी थी, वो हमारे ताप पर निर्भर नहीं करते क्योंकि वहां पर द्रव्यमान होता है, आयतन हमारा नहीं होता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं, सर इसके अगर हमें क्वेश्चन पता करने हैं, भाई नॉर्मलता का हमने फॉर्मूला एक चीज पढ़ लिया, नॉर्मलता बराबर क्या है सर, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। सर आपने कहा है अगर हम इसको ml में लेना चाहें, ml में लेना चाहें तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बट्टे आयतन ml में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। सर प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम एक है हमारे पास कि हमसे ग्राम तुल्यांक समझ में नहीं आता ग्राम तुल्यांक क्या है, क्योंकि मोल की बात हुई थी तो मोल को निकालना हमने पहले सीख लिया था। भाई मोल कैसे निकाल सकते हैं, भाई मोल का क्या था, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, उस फॉर्मूले को हमने रखा और सबके मोल हमने निकाल दिए। मोस्टली जो हमारे क्लास 12th में क्वेश्चंस आते हैं वो द्रव्यमान वाले से आते हैं, W बट्टे M वाले फॉर्मूले से आते हैं। क्लास 11th में बहुत सारे टाइप के आते हैं तो वहां पर हम नहीं जा रहे भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्मलता में हमें जानना क्या जरूरी है, भाई जानना जरूरी है हमारे ग्राम तुल्यांकों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख लीजिए भाई, ग्राम तुल्यांक को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको मोल निकालने आने चाहिए जो आपको आते हैं। मैं इन दोनों को रिलेट करके बताता हूँ भाई कैसे आपको करने। भाई एक बात बताइए, क्या मोल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। क्या था भाई, हमने पढ़ा था सर मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, बट्टे मोलर द्रव्यमान, बट्टे मोलर द्रव्यमान, यही तो फॉर्मूला था हमारा। बिल्कुल सही बात है सर, ये था हमारा फॉर्मूला मोल्स निकालने का। ठीक, ग्राम तुल्यांक की बात कर लेते हैं। अगर हमको निकालना है ग्राम तुल्यांक, हमें निकालना है ग्राम तुल्यांक, बराबर क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, बस इतना आसान अंतर है भाई, इतना आसान अंतर है भाई। आपको अगर मोल निकालने, अगर आपको मोल निकालने हैं तो द्रव्यमान को डिवाइड कर दीजिए मोलर द्रव्यमान से, अगर ग्राम तुल्यांक निकालने हैं तो द्रव्यमान को डिवाइड कर दीजिए तुल्यांकी द्रव्यमान से। सब प्रॉब्लम फिर से आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ का इसका फॉर्मूला ये भी लिखा था हमने, मोल बराबर, मोल को n से दिखाते हैं, द्रव्यमान को W से, मोलर द्रव्यमान को M से, तो n इक्वल टू W अपॉन M, ये था फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ग्राम तुल्यांक को हम दिखाते हैं EQ से, EQ बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को W से और तुल्यांकी द्रव्यमान को दिखाते हैं हम E से। सब प्रॉब्लम में एक चीज आ गई, क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान मेरे को निकालना आता है, जितने भी परमाणु दे रखे सबके परमाणु भारों को लो, जोड़ दो, मोलर द्रव्यमान आ जाता है, यानी अणुभार आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज है, प्रॉब्लम एक चीज है सर, तुल्यांकी द्रव्यमान को हम कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे भैया, अगर आपको निकालना है तुल्यांकी द्रव्यमान यानी कि E की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी, E की, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी आपका मोलर द्रव्यमान है, जो भी आपका मोलर द्रव्यमान है उसको डिवाइड कर देना भैया फैक्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी आपका मोलर द्रव्यमान है आप उसको डिवाइड कर देंगे, आप उसको डिवाइड कर देंगे किससे, फैक्टर से। मोलर द्रव्यमान क्या है, M है भाई, तो इसका मतलब है सर हम ऐसे लिख सकते हैं E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M अपॉन F, E बराबर क्या हो जाएगा, M अपॉन F। M क्या, M मोलर द्रव्यमान था ना, तो मोलर द्रव्यमान को M से दिखा दी। अगर मैं इसको, चूंकि E बराबर जब M अपॉन F है तो यहां रख सकता हूं, तो EQ बराबर कितना हो जाएगा, W बट्टे M बट्टे F, भाई F ऊपर पहुंच जाएगा तो EQ बराबर हो जाएगा W बट्टे M इंटू F, और W बट्टे M क्या होता है भैया, N होता है, तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा, EQ बराबर हो जाएगा N इंटू F, EQ बराबर आ जाएगा N इंटू F। मतलब कहने का ये है, अगर आपको ग्राम तुल्यांक निकालने हैं तो मोलों की संख्या तो निकालनी आती है, बस उसमें आपको करना क्या है, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आपके ग्राम तुल्यांक निकल आएंगे। ग्राम तुल्यांकों की वैल्यू को आप कहाँ, नॉर्मलता के फॉर्मूले में रखोगे और आपके आ जाएगा क्या, नॉर्मलिटी का प्रॉपर आंसर। ठीक है ना। अब सर एक प्रॉब्लम और है, सर मेरे को तो फैक्टर ही नहीं पता, आप ट्विस्ट पे ट्विस्ट देते जा रहे हो। जब नॉर्मलता की बात आई ग्राम तुल्यांक ले आए, ग्राम तुल्यांक निकालना सीखा तो फिर तुल्यांक की बाहर ले आए, तुल्यांक की बाहर निकालना सीखा तो अब आप क्या ले, फैक्टर ले आए। अब ये फैक्टर क्या चीज होती है, चलिए फैक्टर को भी समझ लेते हैं, फिर इसकी भी काम खत्म करेंगे और साथ ही साथ फिर ये भी करेंगे कि सर आपको ना प्रॉपर आपको पूरा फॉर्मूला रखने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपने मोलरता निकालनी आती है तो आप नॉर्मलता को बहुत ही झट से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, चलिए फैक्टर की बात कर लेते हैं। सर फैक्टर, अम्लों के लिए फैक्टर अलग होता है, क्षारों के लिए फैक्टर अलग होगा, लवणों के लिए फैक्टर अलग होगा। भाई अम्लों के लिए फैक्टर क्या होते हैं,
अगर मैं अम्लों के फैक्टर की बात करता हूँ तो इधर देखिए, अगर मैं अम्लों के फैक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं विस्थापनीय H प्लस विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या, विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या। मतलब क्या होता है भाई, कोई भी अम्ल है भैया, अम्ल क्या होते हैं हम बचपन से पढ़ते चले जाते हैं, अम्ल क्या होते हैं सर, जो H प्लस देते हैं वो हमारे अम्ल हैं, हम उन्हीं की बात करें जिनके पास H प्लस है। जो H प्लस देते हैं वो हमारे अम्ल हैं सर, जितने H प्लस देंगे वही उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, सर हमारे पास है HCl है, अगर मैं इसको पानी में घोलूं तो भाई ये मेरा H प्लस दे देगा और साथ में क्या दे देगा, Cl माइनस दे देगा। कितने H प्लस दे सकता भैया, ये एक ही है, उसके पास बेचारे के पास एक H प्लस है तो एक दे देगा, और एक दे देगा तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है सर H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है भाई, H2SO4 की बात करूं तो यहां से 2 H प्लस दे सकता है, क्योंकि 2 H प्लस है प्लस SO4 नेगेटिव दे सकता है, तो यहां से इसका फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, इसका फैक्टर हो जाएगा 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए HCl हो गया, HBr दे दिया आपको, HI दे दिया आपको, HNO3 दे दिया आपको। अगर इनके फैक्टर की बात करें, भैया इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा सर। क्यों हो जाएगा, HCl तो है, HBr ले लेता, क्योंकि एक H प्लस देगा फैक्टर एक हो गया, यहाँ से भी एक H प्लस मिलेगा फैक्टर एक हो गया, यहाँ से भी एक H प्लस मिलेगा फैक्टर एक। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सर अगर मैंने दे दिया मान लीजिए H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, कितने H प्लस मिलेंगे, 3, फैक्टर हो जाएगा इसका 3 फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फैक्टर निकालने में, और वो ये है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे CH3COOH, इसमें फैक्टर कितने होंगे, आप कहते हो सर इसमें 4 होंगे, 3 H या 1 H है, गलत बोलते हो। फैक्टर 4 नहीं है, फैक्टर भैया इसका एक ही होगा, क्योंकि जब ये अम्ल जो होता है H प्लस कौन सा त्यागता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ये केवल इसी वाले हाइड्रोजन को त्यागता है, बाकी किसी को नहीं त्यागता। सर कारण क्या होता है इसको त्यागने का, देखो सुनो भाई, अम्लीय हाइड्रोजन कौन से होते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन वो होते हैं जो वैद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़े होते हैं। और वैद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब जैसे फ्लोरीन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं हैलोजन हुआ, FCl नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, अगर इनसे जुड़े हैं, या फिर सल्फर भी ले सकते हैं, सल्फर हुआ, अगर इनसे कोई भी हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ है तो वो हमारा अम्लीय हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं, कार्बन से, तो ये हमारे अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। ये कौन सा अम्लीय हाइड्रोजन, केवल एक है, तो एक ही H प्लस दे सकता है, इसलिए इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 1। इतना आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, और वो ये होते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन हमारे पास H3PO4, एक है हमारे पास H3PO3, और एक है हमारे पास H3PO2। अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें, सर अब ये भी एक का देखा था, क्या देखा था सर, इसका फैक्टर कितना था, ये बताना भाई। हमने इसका फैक्टर देखा था सर, इसका फैक्टर था 3, यही था। इसका फैक्टर कितना हो, इसमें भी 3 H प्लस है, 3 हो जाना चाहिए, इसमें भी 3 H प्लस है, 3 हो जाना चाहिए, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो है नहीं। क्यों, यही तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, इसका फैक्टर 3 नहीं होता, इसका फैक्टर 3 नहीं होता, इसका फैक्टर 3 होता, तो फिर इसका फैक्टर कितना होगा भाई, इसका फैक्टर हो जाता है हमारा 2। इसका फैक्टर कितना होगा, इसका होता है हमारा 1। सर कारण क्या है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। इस चीज को डिफाइन करता है इन तीनों का स्ट्रक्चर। देखो इनका तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमें पता है सर फॉस्फोरस जो होता है हमारे पास, जो फॉस्फोरस होता है उसकी वैलेंसी होती है 5। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5। एक तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग जाता है, बाकी 3 वैलेंसी है, और ये तीनों कंडीशन में होता है। कोई सा भी फॉस्फोरस का एसिड हो उसमें एक डबल बॉन्ड O आना है, बाकी 3 वैलेंसी हमारी फ्री रहती है। अब इसमें देखिए, एक फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन कितने इसके पास
4, 4 में से 1 आया, कितने ऑक्सीजन बचे? 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, 3 OH लग जाएंगे, 3 क्या लग जाएंगे? OH। यहां पर आइए, 3 ऑक्सीजन से 1 लग गया, 2 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन लगे, तो 1 तो हाइड्रोजन रहेगा, बाकी 2 इस पर क्या लगेंगे? OH रहेंगे, 2 ही तो ऑक्सीजन बची थी। यहां पर आ जाए, 2 ऑक्सीजन था, 1 लग गई, 1 बची है, 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 लग जाएगा हमारा OH। भाई एक चीज देख लीजिए, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, ऑक्सीजन से लगा है, ऑक्सीजन से लगा है, ये हाइड्रोजन फास्फोरस से लगा है, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से, ये दोनों फास्फोरस से लगे, ये ऑक्सीजन से। तो भाई हैलोजन, ऑक्सीजन या फिर हमारा नाइट्रोजन और सल्फर, अगर इनसे कोई हाइड्रोजन लगा है वो हमारे अम्लीय होते हैं। फास्फोरस वाला तो अम्लीय हो नहीं सकता, तो यहां से कितने H+ निकल सकते हैं? 3, इसलिए इसका फैक्टर हो जाएगा 3। यहां से निकल सकते हैं 2, इसलिए फैक्टर हो जाएगा 2। यहां से निकल सकता है 1, इसलिए फैक्टर हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा अम्लों के केस में। अब छोटी छोटी सी चीजें हो रही हैं, जैसे मान लीजिए सर क्षार है हमारे, क्षारों में फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? भाई क्षार में अगर आपको फैक्टर निकालना है तो उसमें करना क्या है? विस्थापनीय OH- आयनों की संख्या। जैसे यहां पर क्या था? विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या, विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विस्थापनीय OH- आयनों की संख्या। ठीक है, विस्थापनीय OH- आयनों की संख्या कैसे करेंगे भाई? यहां पर हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए NaOH हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस है हमारे पास, AlOH का होल थ्राइस है हमारे पास, Ca या फिर हम बोल सकते हैं KOH है हमारे पास। सर इन सब में फैक्टर बता दीजिए, इन सब में फैक्टर बता दीजिए। फैक्टर क्या होगा भाई? इसमें कितने OH है? 1 OH है, फैक्टर सर 1 हो जाएगा। इसमें 2 OH है, फैक्टर 2 हो जाएगा। इसमें 3 OH है, फैक्टर 3 हो जाएगा। इसमें 1 OH है, फैक्टर 1 हो जाएगा। तो भाई क्षारों में फैक्टर निकालना आसान होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आ जाइए अगले, दैट इज लवणों में। अगर मान लीजिए सर कोई भी लवण दे रखा हो, तो लवण दे रखा हो तो वहां पर हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो यहां पर भैया आपको करना क्या है? यहां पर कुल आवेश देखना है। क्या देखना है? कुल धनावेश, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, कुल ऋणावेश। कुल धनावेश या कुल ऋणावेश जो होता है वो हमारा होता है क्या? लवणों के लिए फैक्टर की संख्या। या है, या बोला है मतलब या तो नेगेटिव को देखो या पॉजिटिव को देखो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सर NaCl। भाई NaCl लवण है, बिल्कुल ऐसा। अगर मैं NaCl को ब्रेक करूंगा तो मेरे को Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा? Cl-। अगर मैं इसको या तो पॉजिटिव को देख लो या नेगेटिव को देख लो। पॉजिटिव को देखो तो एक ही पॉजिटिव है, नेगेटिव को देखो तो भी एक ही नेगेटिव है, यानी इसलिए इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा एक ही है। पॉजिटिव को देखो, नेगेटिव हटाओ, खाली कितना है? एक पॉजिटिव है तो एक फैक्टर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया, CaCl2, मैंने इसको ब्रेक किया, आपको Ca++ मिल जाएगा प्लस 2Cl- मिल जाएगा। भाई यहां से अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूं कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Ca पे 2+ है ना, तो 2 हो गए फैक्टर। सर मैं तो प्लस से नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूं माइनस से निकालूं। मैं कैसे निकालूंगा भाई? एक Cl पे कितना माइनस होता है? एक Cl पे है सर 1 माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस, इसलिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका, Al2SO4 का होल थ्राइस। सर इसका फैक्टर कितना होगा? भाई जब इसको ब्रेक करेंगे हम तो यहां से क्या मिलता है? 2Al+3 मिलता है, 2Al3+ मिलता है, साथ में आपका 3SO4 2 नेगेटिव मिलता है। सही, तो यहां से फैक्टर कितना हो जाएगा भाई? यहां से फैक्टर हो जाएगा, एक Al पर 3+ है तो 2 पे कितना हो जाएगा? 6, इसलिए फैक्टर 6 हो गया। या फिर इधर देख लो, एक SO4 पे 2 नेगेटिव है तो 3 पे कितने हो जाएंगे? 6, फैक्टर हमारा 6 हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको फैक्टर निकालना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो सुन लीजिए। और वो क्या होती है भैया? वो ये होती है, हमको पता है, अभी हमने नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़ा था भाई। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाती है? विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। अगर ml में दे रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। यही तो था भाई। अभी मैंने EQ की वैल्यू निकाली थी, अभी क्या थी भाई EQ वैल्यू? चूंकि EQ बराबर क्या होता है? N × F, विलेय के मोल गुणा फैक्टर। भाई N × F की वैल्यू को यहां रख दे,
तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी, मैं एक काम करता हूँ, एफ को पहले लिख देता हूँ, एन को बाद में लिख रहा हूँ, इंटू 1000 बट्टे वी एम एल लिख सकता हूँ ना भाई। एन इंटू एफ लिखो या एफ इंटू एल लिखो, फर्क तो पड़ना नहीं। तो एफ इंटू एन इंटू 1000 अपॉन वी। भाई चूंकि एक चीज और मैंने पढ़ी थी, मोलरता का फॉर्मूला क्या था भाई, विलेय के मोल बट्टे विलेयन का आयतन, अगर आपका ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे हम क्या बोलते थे, मोलरता। भाई ये चीज हमारी क्या है, मोलरता। तो मोलरता की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ, n इंटू 1000 अपॉन वी एम एल, n इंटू 1000 अपॉन वी एम एल को मैं लिख सकता हूँ m, तो यहां से हो जाएगा n बराबर f इंटू एम, n बराबर हो जाएगा f इंटू एम। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जिसे आप याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपसे अगर कोई बोलता है सर नॉर्मलता का फॉर्मूला बताइए, सर नॉर्मलता एफएम रेडियो, नाम सुना है, आराम से याद रख सकते हैं। एफएम का मतलब, एफ मतलब फैक्टर, एम मतलब मोलरता। तो ये हमारा हो जाएगा, नॉर्मलता को याद रखने का फॉर्मूला है फैक्टर इनटू मोलरता। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ ही हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम इसका एक क्वेश्चन, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, बस आपको ये बताना है। ये वाला क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिया था। क्या था हमारा, 650 ml विलियन में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है, तो उसकी क्या है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी साथ साथ में यहाँ पर एक और चीज बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ भाई, मैं यहाँ पर एक और चीज बोल देता हूँ भाई, मोलरता के साथ साथ नॉर्मलता भी ज्ञात कीजिए। क्या लिख देता हूं मैं, मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सही है भाई, कैसे लिखेंगे हम, यहां से अगर हम बात करें भाई मोलर किस तरह से निकालेंगे, मोलरता के लिए हमने क्या फॉर्मूला था, मोलरता बराबर हो जाता बेटा विलेय के मोल बट्टे विलेयन का आयतन, अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई विलेयन का आयतन है, आयतन हमारे पास 650 ml है, मोल है, मोल नहीं सर, मोल हमें निकालने पड़ेंगे। और चूंकि हमने मोल का फॉर्मूला निकालना हमने पहले ही सीखा था भाई, विलेय के मोल बट्टे क्या होता है, W बट्टे M। भाई W कितना है 4.9 ग्राम बट्टे M क्या है, H2SO4 है। भाई H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए हमारा क्या मोलर द्रव्यमान कितना हो जाता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौका 64। जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाता है 98। भाई हम यहाँ पर 98 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा यानी 10 हो जाएगा नीचे, इससे काट देंगे 2 बार, ये हो जाएगा 1/20, 1/20। तो हमने यहाँ पर मोलरता के फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको, क्या रखेंगे भाई, मोलरता बराबर 1/20 गुणा 1000 बट्टे आयतन कितना भाई 650। इसमें क्या करना था, इसमें हमने ये कहा था सर इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये वाला 0 हो गया, 10 बचे, ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता हमारा मोलरता आ जाएगी 5/65। 5 से इसको काट दो, 5 × 5 13 × 65, 1/13 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, मोलरता बराबर कितना आ जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा 13 × 91 यानी कि 7, फिर बचेगा हमारा 9 है ना, 76, ये आ जाएगा हमारा मोलरता 0.076 मोल लीटर इनवर्स, ये आ गया हमारा मोलरता। आपसे पूछा जाता है भाई, आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सर हमें तो नॉर्मलता भी बताइए। तो नॉर्मलता आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लगा सकते हो, और नहीं चाहो तो आप ये कर सकते हो डायरेक्ट। नॉर्मलता क्या होती है भाई, एफएम। भाई मोलरता तो निकाल रखी है ना हमने, ये रही मोलरता। एम की वैल्यू कितनी भाई, सॉरी एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू यानी फैक्टर निकालना है, और फैक्टर क्या दे रखा है आपको, H2SO4। H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है, 2H प्लस, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर F की वैल्यू होगी 2, M की वैल्यू होगी 0.076, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 2 7 14 15, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और कल के लेक्चर में यानी अगले लेक्चर में हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाला है। ये हमारा जो सांद्रता का पार्ट था ये हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन पार्ट है, इंपोर्टेंट पार्ट भी है, विलेयता। हमें विलेयता पढ़नी है अगले लेक्चर में। भाई विलेयता क्या, गैसों को हम द्रवों में विलय कर सकते हैं या फिर ठोसों को द्रवों में विलय कर सकते हैं, तो उनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। भाई मान लीजिए मुझे कोल्ड ड्रिंक बनानी है, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए मान ली
क्या होता है, गैस को ही तो द्रव में विलय करता है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे को टेम्परेचर को कम बढ़ती करना पड़ेगा, प्रेशर को कम बढ़ती करना पड़ेगा, या कोई और कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही प्यार से अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। अब इस लेक्चर को एंजॉय करिए, बाकी सब पे शेयर करिए भाई। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि मैं भी आगे के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लाता रहूँ। अभी इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।